सोच रही हूँ कितने बेस्ट नोट्स बनाए हैं मैंने। मतलब कितने अमेजिंग नोट्स बनाए हैं मैंने। क्लाउड कंप्यूटिंग के इतने अच्छे नोट्स बनाए हैं आप सबके लिए कि आप एक बार ना देखते रह जाओगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस, सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स सब इंक्लूड किया है। तो स्टार्ट करते हैं पहली यूनिट से। थोड़ा फास्ट फास्ट करेंगे क्योंकि एग्जाम्स आ रहे हैं ना, थोड़ा रिवीजन वाली वे में कराऊंगी, ठीक है एक बार। तो अगर आपको इसके डिटेल वीडियो चाहिए होगी, अगर आपको पसंद आता है तो डिटेल वीडियो के लिए आप इस वीडियो पे 3K लाइक्स कंप्लीट कर देना। मैं इसकी हर यूनिट की डिटेल में वीडियो बना दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं पहली यूनिट से। पहली यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग ना सारी सर्विसेज होती हैं, जैसे कि स्टोरेज हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है, जो हम किस पे यूज करते हैं? इंटरनेट पे यूज करते हैं, ठीक है। और ये क्या होती है? हमारी ऑन डिमांड सर्विसेज होती हैं, ठीक है ना। मतलब कि बिना किसी फिजिकल हार्डवेयर के मैं जब चाहूं अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग जितनी चाहूं उतनी उतनी ही क्लाउड सर्विसेज को क्या कर सकती हूँ? यूज कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि गूगल फोटोज होते हैं, ठीक है ना, हम क्या कर सकते हैं? जितनी चाहे उतनी स्टोरेज पे अपने अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से उसको यूज कर सकते हैं। जब मेरा मन करेगा मैं जब उसको एक्सेस करूंगी, और जब मेरा मन नहीं करेगा मैं उसको एक्सेस नहीं करूंगी। वो डिपेंड करेगा मेरे ऊपर। अगला टॉपिक है हमारा क्लाउड कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लाउड के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? सबसे पहली मैंने अभी आपको बताई ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। मतलब कि अपनी डिमांड के ऊपर जब मुझे चाहिए, जब मुझे यूज है रिसोर्सेज को, जब मुझे यूज करना है, जब मुझे जरूरत है, मैं जब चाहे उनको यूज कर सकती हूँ। तो ये क्या हो जाएंगी? मेरी ऑन डिमांड सर्विसेज हो जाएंगी। अगला है मेरा ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस। ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस मतलब कि क्लाउड सर्विसेज हमारी क्या होती हैं? नेटवर्क पे कभी भी हम चाहें जब जाके हम उनको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि हर तरीके की डिवाइसेस पे चल जाती हैं और इजीली पूरे नेटवर्क पे हमारे लिए अवेलेबल होती है। रिसोर्स पुलिंग मतलब कि जितने चाहे हम रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं और कितने भी कस्टमर यूज कर सकते हैं उसको। अगला है रैपिड इलास्टिसिटी। रैपिड इलास्टिसिटी का मतलब है हमारा कि जितना मैं चाहूं उतनी उसको हम क्या कर सकते हैं? इंक्रीज कर सकते हैं स्टोरेज को। फॉर एग्जाम्पल कोई क्लाउड स्टोरेज है, मैं उसको यूज कर रही हूँ, क्या हुआ? वो मेरी भर गई पूरी, मैंने यूज कर ली सारी। तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं उसको स्केल अप कर सकती हूँ, मतलब मैं उसको बढ़ा सकती हूँ। मतलब जितना मैं यूज करूंगी उतने के लिए मैं पे करूंगी, ठीक है। ये होता है मेरा रैपिड इलास्टिसिटी। जितना मैं चाहूं उतना बढ़ा सकती हूँ, उतनी कम कर सकती हूँ। मेजर्ड सर्विस मतलब कि ये जितने भी कस्टमर्स है वही सेम बात है कि जितना मैं यूज कर रही हूँ उतने के लिए ही मैं पे करूंगी। ये नहीं है कि मैंने यूज कम किया है रिसोर्सेज का, ठीक है ना, कम अमाउंट में यूज किया और मैं पे ज्यादा अमाउंट में कर रही हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है इसका सिस्टम। ये इसका डायग्राम दिया हुआ है, देखिए, ठीक है। ये हमारे यूजर्स है जो इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ये रहे। ये हमारे डिवाइसेस है और ये हमारा सारा, चाहे तो यूजर ऑन डिमांड के लिए स्टोरेज ले सकता है, ठीक है। डाटा बेसिस होते हैं, ये सब है, ये हमारे क्लाउड है, इसको हम इजीली यूज कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के एडवांटेजेस क्या होते हैं? देखो सबसे पहला तो क्या है? कॉस्ट इफिशियंसी। मतलब कि जितना मैं यूज कर रही हूँ मैं उतने के लिए पे कर रही हूँ। कुछ अमाउंट तो फ्री भी मिलता है, अब मुझे ज्यादा अमाउंट में यूज करना है, ठीक है, जब भी तो मैं पे करूंगी ना, कम अमाउंट के लिए मैं पे ही नहीं करूंगी। स्केलेबिलिटी मतलब कि हम एडजस्ट कर सकते हैं अपने डिमांड के ऊपर, किस अमाउंट में मुझे यूज करना है। ज्यादा अमाउंट में यूज करना है तो ज्यादा अमाउंट में यूज कर लो, कम अमाउंट में यूज करना है तो कम अमाउंट में यूज कर लो, क्या ही प्रॉब्लम आ रही है। एक्सेसिबिलिटी मतलब कि मैं कहीं भी, बस मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, मैं कहीं से भी क्या कर सकती हूँ? यूज कर सकती हूँ रिसोर्सेज को, ठीक है, सर्विसेज को क्लाउड की इजीली यूज कर सकती हूँ। ऑटोमेटिक अपडेट कि जो भी हमारे प्रोवाइडर्स होते हैं, ठीक है, वो खुद से ही क्या करते रहते हैं? मैनेज करते रहते हैं, सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहते हैं ऑटोमेटिकली। मतलब यूजर को ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, जो प्रोवाइडर होगा वो खुद से करेगा सारा काम। हम तो बस आराम से जाएंगे, अपनी डिमांड रखेंगे कि मुझे ये यूज करना है, ये रिसोर्स यूज करना है, ये सर्विस यूज करनी है, और हम इजीली यूज कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिजास्टर रिकवरी, हाँ, ये आपका आगे भी पढ़ोगे आप, काफी इंपॉर्टेंट है, आया हुआ भी है ये, ठीक है। नोट्स आप जरूर देखो, डाउनलोड कर लेना, बिना नोट्स के आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं होंगे आपके पास तो आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो नोट्स आप नीचे से डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। अभी आप जाइए, अभी डाउनलोड कीजिए, और जैसे मैं पढ़ा रही हूँ अभी अभी आप मार्क करते रहिए कि ये इंपॉर्टेंट है, ये मुझे पढ़ना है। तो नोट्स बहुत जरूरी है।
डिजास्टर रिकवरी में क्या होता है कि जैसे हमने स्टोरेज हमने क्या करें, स्टोरेज यूज करी हुई है, मैंने अपने फोटो स्टोर करे हुए हैं, ठीक है, क्लाउड सर्विसेज मैंने यूज करी हुई है सारी, और क्या हुआ, मेरे फोटोज जल्दी से डिलीट हो गए या कुछ भी हुआ तो मैं इजीली क्या कर सकती हूँ, बैकअप होता है तो मैं इजीली रिकवर कर सकती हूँ अपने फोटोज को, मतलब कि लॉस्ट नहीं होगा मेरा डाटा बिल्कुल भी। तो डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, एक तो सिक्योरिटी रिस्क। अब आप खुद सोचिए भाई, ऑन डिमांड है, नेटवर्क है भाई, इतने बड़े नेटवर्क पे चीजें यूज हो रही है तो थोड़ा बहुत तो सिक्योरिटी का इशू हो ही सकता है, तो वो ही है इसमें। ठीक है, एक डाउन टाइम है, मतलब कि जिस टाइम मैं सर्विस को यूज करना चाह रही हूँ क्या पता नेटवर्क सही से ना आ रहा हो, ठीक है ना, ये प्रॉब्लम हो सकती है। लिमिटेड कंट्रोल, मतलब कि मेरा सिर्फ यूज करने पे कंट्रोल होगा, मैं उसको मैनेज नहीं कर पाऊंगी। वो हमारी ये क्या होती है, थर्ड पार्टी हमारी सर्विसेज होती हैं, तो हम सिर्फ इसको यूज कर रहे हैं, जो प्रोवाइडर होगा वो ज्यादा, उसका ज्यादा कंट्रोल होता है, हमारा इतना कंट्रोल नहीं होता है। डाटा प्राइवेसी, डाटा प्राइवेसी वो ही है कि क्या होता है, हमें बस थोड़ा दिक्कत होती है कि हमारा डाटा कहीं ना कहीं लीक ना हो जाए। वैसे ऐसे सिक्योरिटी होती है बहुत अच्छे से, लेकिन थोड़ी बहुत चांसेस तो देखो कहीं ना कहीं हो ही जाते हैं। ऑन गोइंग कॉस्ट, बस कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि फ्री स्टोरेज है तो जब तक तो ठीक है, थोड़ी सी चलो हमने बढ़वा ली, अब हमें ज्यादा स्टोरेज चाहिए तो ज्यादा बढ़वानी पड़ेगी, तो उसकी कॉस्ट भी क्या हो जाती है, थोड़ी ज्यादा हो जाती है, थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। अगला है इवोल्यूशन ऑफ क्लाउड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। सबसे पहले जो था हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग आया था। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग हमारा 1950s में आया था। अब इसमें क्या था कि बहुत सारे क्या होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं जो आपस में कनेक्टेड होते हैं, और वो क्या करते हैं, अलग अलग टास्क परफॉर्म करते हैं, और लेकिन यूजर को ऐसा लगता है कि कोई सिंगल क्या है, कोई सिंगल कंप्यूटर क्या कर रहे हैं हम यूज कर रहे हैं, कोई सिंगल कंप्यूटर वो काम कर रहा है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी, इसमें प्रॉब्लम ये थी कि एक तो स्पीड की प्रॉब्लम थी, दूसरी कि जितने भी हमारे सर्वर्स होने चाहिए या जितने भी हमारे कंप्यूटर्स हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं वो सेम लोकेशन पे होने चाहिए, ये प्रॉब्लम बहुत आ रही थी, इस वजह से इसका क्या था, ये ड्रॉबैक था। उसके बाद हमारा आया था मेन फ्रेम कंप्यूटिंग 1960 से 1970s में। अब इसमें क्या था, एक हमारा कंप्यूटर्स थे, ठीक है, जो लार्ज डेटा के साथ काम करते थे, मतलब कि लार्ज अमाउंट में डेटा को यूज करते थे और सर्विसेज प्रोवाइड कराते थे। एक टाइम पे ये बहुत सारे यूजर्स को सर्व कर सकते थे सर्विसेज, ठीक है, लेकिन इसमें भी ये प्रॉब्लम था, एक तो ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था, ये ज्यादा स्मॉल बिजनेस के लिए यूज नहीं हो सकता था क्योंकि एक तो ज्यादा अमाउंट में डेटा यूज कर रहा है, दूसरा इसमें भी सेम ही प्रॉब्लम चल रही थी, लोकेशन वाली प्रॉब्लम, ठीक है। अब आ जाते हैं क्लस्टर कंप्यूटिंग। क्लस्टर कंप्यूटिंग में खुद से सोचिए कि क्या है, छोटे छोटे अलग अलग कंप्यूटर्स है, वो साथ में ग्रुप्ड है और साथ में मिलके कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, ये क्या था हमारा क्लस्टर कंप्यूटिंग था। अब इसमें भी प्रॉब्लम क्या थी कि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स था, ठीक है, मैनेज करना, और कुछ कॉस्टली भी ज्यादा था, ठीक है, इसमें इन्वेस्टमेंट भी हमारी काफी ज्यादा थी। अगला आ जाता है ग्रिड कंप्यूटिंग। अब ग्रिड कंप्यूटिंग ने क्या करा था, ग्रिड कंप्यूटिंग से ही हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग आया था, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। ग्रिड कंप्यूटिंग में हमने क्या करा था, हमने अलग अलग रिसोर्सेज को अलग अलग नेटवर्क पे कनेक्ट कर रखा था और वो वर्क करते थे साथ में, ठीक है। इसमें देखो क्या होता था कि इसमें ना हम अलग अलग लोकेशन पे कर सकते हैं यूज, इसने देखो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। पहले हमें किसी एक ही लोकेशन पे होने चाहिए, वो जियोग्राफिकली एक ही लोकेशन पे होने चाहिए, लेकिन इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं थी, बस इंटरनेट से कनेक्टेड होने चाहिए, तो इसने क्या करा, बाकी सबको लोकेशन वाली जो भी प्रॉब्लम थी वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, ठीक है। उसके बाद हमारा आया था विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन हमारा 2000 में। इसमें क्या होता था कि वर्चुअल मशीन्स, मतलब कि हमें फिजिकल की जरूरत नहीं है, फिजिकल मशीन की जरूरत नहीं है, वर्चुअली हमको क्या मिल जाएंगे, सारे रिसोर्सेज इजीली मिल जाएंगे, ठीक है, बिना किसी फिजिकल यूज के। इसमें भी प्रॉब्लम क्या थी, इसका थोड़ा सा जो है ना, इसमें एडवांस सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती थी हमें, और थोड़ा सा मैनेज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी इसको भी, ठीक है। उसके बाद एक ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर ही, यूटिलिटी कंप्यूटिंग। यूटिलिटी कंप्यूटिंग में क्या था हमारा, ये भी क्या था हमारा, ऑन डिमांड हम क्या कर सकते थे, स्टोरेज को, एप्लीकेशंस को यूज कर सकते थे, क्लाउड सर्विसेज को यूज कर सकते थे, ठीक है ना। जैसे कि बिजली और पानी का इस्तेमाल करते हैं ना, पूरा यूटिलाइज कर लेते हैं, इसी तरीके से क्लाउड की सारी सर्विसेज को हम अच्छे से क्या कर लेते थे, यूटिलाइज कर लेते थे। अगला हमारा वेब 2.0। इसने क्या इंट्रोड्यूस कराया था, इससे इंट्रोड्यूस कराए थे डायनेमिक वेब पेजेस। वेब पेजेस तो आपको पता ही होगा, हम इजीली क्या कर सकते थे, कंटेंट क्रिएट कर सकते थे, शेयर कर सकते थे, ठीक है ना, जैसे वेब पेजेस होते हैं उस तरीके का एक नई टेक्नोलॉजी क्या आई थी हमारे बीच में, इंट्रोड्यूस हुई थी। इसमें जो है ना ये एक ब्रिज की तरह काम करता था, किसके बीच में, यूजर के बीच में, क्लाउड सर्विसेज के बीच में, कि हम इजीली क्या कर सकते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी सर्विसेज इजीली यूज कर सकते हैं, ठीक है, और शेयर भी कर सकते हैं।
अब हमारा लास्ट आया था इसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग हमारे 2006 में आया था और अब तक चल रहा है। देखो क्लाउड कंप्यूटिंग हमें पता ही है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या करता है, बहुत सारे हमारे क्या करता है, रिसोर्सेज प्रोवाइड कराता है, सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, जैसे कि हमारे स्टोरेज हो गया, एप्लीकेशंस हो गया, जो हम इजीली इंटरनेट पे यूज कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अपने डिमांड के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये हमारे डिमांड पे वर्क करता है। ठीक है, इसका एडवांटेज यही था कि बहुत इजी था, स्केलिंग इसकी बहुत इजी थी, इतना ज्यादा कॉस्टली भी नहीं था। शुरुआत में तो फ्री में मिलती है, काफी जीबी तो आपको स्टोरेज फ्री में ही मिलेगी और आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। ठीक है ना, कोई सॉफ्टवेयर यूज करना है आपको, कोई प्लेटफॉर्म यूज करनी है, आप बहुत इजीली, सिर्फ इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए, आप बहुत इजीली यूज कर सकते हो। अगला टॉपिक है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर। ठीक है, आर्किटेक्चर क्या है हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग का, ठीक है, उसके कंपोनेंट्स क्या है। सबसे पहला हमारा फ्रंट एंड। ठीक है, फ्रंट एंड क्या होता है, जिसको हमारे सारे क्लाइंट्स यूज करते हैं। ठीक है ना, वो हमारा क्या होता है, फ्रंट एंड होता है, जो हमें क्लाइंट्स को दिखेगा। जो यूजर्स हैं वो जो जो हम देखेंगे, हम यूजर्स जो देखेंगे वो हमारा फ्रंट एंड हो जाता है। और बैक एंड होता है, जैसे जैसे वो सर्विसेज मिल रही है, वो कहाँ पे स्टोर है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, ये सब क्या आ जाता है, ये हमारा आ जाता है बैक एंड। जो फ्रंट एंड होता है, जो बैक एंड होता है, वो किससे कनेक्टेड होता है, इंटरनेट से, क्योंकि यूजर जो है वो इंटरनेट पे ही तो सर्च करेगा कुछ, उसको क्या दिखेगा, उसको तो अपना वाला हिस्सा दिखेगा, वही क्या हमारा फ्रंट एंड है। और जो बैक एंड जितना भी प्रोसेस वगैरह चल रहा है वो सब हमारा बैक एंड होता है। पढ़ते हैं फ्रंट एंड क्या होता है, यूजर इंटरफेस। ठीक है ना, वो सारी चीजें या वो सारा इंटरफेस जो यूजर को दिखता है, जो यूजर एक्सेस कर सकता है। ठीक है, बैकएंड क्या होता है, बैकएंड हमारा क्या होता है, जितना भी हमारे जो भी हमारी सर्विसेज हैं, जो हमारे सर्वर्स है, ठीक है ना, जो डाटा प्रोवाइडर्स हैं, वो सब जो यूज कर रहे हैं, जो वो एक्सेस कर सकते हैं, वो सब हमारा बैकएंड होता है। ठीक है, क्लाउड मैनेजमेंट। क्लाउड मैनेजमेंट वो सब टूल्स होते हैं जो कंट्रोल करते हैं, मॉनिटर करते हैं पूरे क्लाउड की सर्विसेज को कैसे मैनेज करना है। फिर सिक्योरिटी। सिक्योरिटी होता है डेटा का और सारी सर्विसेज का क्लाउड में क्या करना, प्रोटेक्ट करना उन सबको। इंफ्रास्ट्रक्चर होता है हमारा हार्डवेयर रिसोर्सेज लाइक नेटवर्किंग और सर्वर्स। ठीक है, स्टोरेज। स्टोरेज है हमारा, जो भी डेटा हमारे स्टोर है या फिर डेटा स्टोरेज सिस्टम्स जितने भी होते हैं क्लाउड में, वो सब हमारा क्या होता है, स्टोरेज होती है। रन टाइम क्या है, जो भी हमारी एप्लीकेशंस को रन करने के लिए टाइम चाहिए, वो सब, वो सारा रन टाइम, वो सारी इन्वायरमेंट। ठीक है, क्लाउड सर्विसेज। क्लाउड सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं, SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ये सब। ठीक है ना, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या, जितने भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स है, जो भी हमारे किस पे चल रहे हैं, क्लाउड पे चल रहे हैं, वो सब। इंटरनेट, एक नेटवर्क जिससे हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं क्लाउड सर्विसेज को, एक नेटवर्क चाहिए ना, वो हमारा इंटरनेट होता है। क्लाइंट। क्लाइंट क्या होगा, जो एक्सेस करना चाह रहा होगा रिसोर्सेज को, जो क्लाउड की सर्विसेज को यूज करना चाह रहा होगा, वो क्या होता है, हमारा क्लाइंट होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, जितने भी हमारी मतलब रिसोर्सेज हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं क्लाउड सर्विसेज को। ठीक है, वो सब हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं। अगला टॉपिक है हमारा डिलीवरी मॉडल्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। एक तो क्लाउड क्लाइंट, जैसे कि हमारा वेब ब्राउजर, मोबाइल एप्स, ये सब। और होता है हमारा SaaS। ठीक है, ये एप्लीकेशन बेस्ड होता है। ठीक है, मतलब कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इसमें हम क्या यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल गूगल एप्स, फेसबुक, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, ये सब की जो सर्विस, जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो हमें एज अ सर्विस में सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं, वो सब क्या होते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस होता है। अब आता है हमारा PaaS। इसमें हमें क्या मिलती है, एक प्लेटफॉर्म मिलती है, मतलब कि हम अलग अलग एप्स को बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है ना, एक तो हम बने बनाए सॉफ्टवेयर्स को यूज कर रहे हैं, एक है कि हमें एक प्लेटफॉर्म मिल गई, हम चाहें तो जैसा चाहें वैसा क्रिएट कर सकते हैं और क्रिएट करने के बाद उसको यूज कर सकते हैं। ये होता है हमारा प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, जैसे कि गूगल ऐप इंजन, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, और इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट टूल्स मिलते हैं इसके रिसोर्सेज में, डाटाबेसेस होते हैं, ये सब। अब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इसमें हम क्या यूज करते हैं, इसमें हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, जैसे कि वर्ड मशीन हो गया, सर्वर्स हो गए, ये सब। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, AWS, Amazon वेब सर्विस। सबसे पहले पढ़ते हैं SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। हम मैनेज करते हैं इसमें सारे क्या, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस जो भी हमें नेट पे प्रोवाइड करी गई हैं। ठीक है, जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर है, जैसे कि हमारा वेब ब्राउजर हो गया, ये सब चीजें, इसमें हमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। जो भी मैनेज करता है वो हमारा थर्ड पार्टी प्रोवाइडर, मतलब जो भी हमें ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो खुद से मैनेज करेगा। हमें सिंपली जाना है और हमें इजीली अपने एक्सेस करना है जो भी हमें सॉफ्टवेयर यूज करना है।
कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं इसकी। नो नीड टू इंस्टॉल, पहली बात है उसको कोई इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, आप इजीली इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए, आप इजीली आप उसको यूज कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो किसी भी डिवाइस से, बस आपके पास इंटरनेट प्रॉपर कनेक्शन होना चाहिए। और जितना भी ये मैनेज होता है, ये टोटल मैनेज कौन करता है, प्रोवाइडर, जो भी इसको प्रोवाइड करा रहा है वो ही यूज करता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा गूगल वर्क स्पेस, माइक्रोसॉफ्ट 365 और ड्रॉपबॉक्स। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है, कोई क्योंकि हमें कोई नीड ही नहीं है ना हार्डवेयर को या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की या किसी भी चीज की, हमें तो इजीली बस इंटरनेट का कनेक्शन हो, हम इजीली यूज कर सकते हैं सर्विसेज को। स्केलेबल और इजी टू अपग्रेड, स्केलेबल वो मैंने आपको बताया था कि जितना मन चाहे हम उतना उसको स्केल अप कर सकते हैं, उतना स्केल डाउन कर सकते हैं। एक्सेसिबल फ्रॉम एनी डिवाइस विद इंटरनेट, मतलब किसी भी डिवाइस हम एक्सेस कर सकते हैं इजीली, बस इंटरनेट होना चाहिए। देखो इसके डिसएडवांटेजेस ये है, एक तो हम ज्यादा ना कस्टमाइज नहीं कर सकते, जो हमें प्रोवाइड कराया गया है, जो प्रोवाइडर्स हमें दे रहे हैं वो खुद से मैनेज करेंगे, वो खुद से ही उसको कंट्रोल करेंगे, हम ज्यादा एक्सेस नहीं कर सकते हैं उसको। दूसरा कि डाटा सिक्योरिटी, मतलब थोड़ा डिपेंड करता है प्रोवाइडर के ऊपर, जो हमें ये चीजें प्रोवाइड कर रहा है कि उनकी कैसी पॉलिसी है ना डेटा को सिक्योर करने की, हम ज्यादा नहीं यूज कर सकते, ज्यादा नहीं उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और इसका डिसएडवांटेज ये है कि स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, अगर इंटरनेट कनेक्शन अच्छा नहीं होगा तो फिर हम इजीली रीच ही नहीं कर पाएंगे उसको। अगला हमारा PaaS, मतलब कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। अब इसमें क्या होता है, हमें ना प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कराई जाती हैं, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा डेवलपर्स को कि वो क्या कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं, अपना खुद का कुछ बना सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से बिना किसी हार्डवेयर का यूज करें। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि एक प्लेटफॉर्म देता है, ठीक है, जिसमें टूल्स होते हैं ऐप डेवलपमेंट के, फोकस करता है ये कोडिंग पे, डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करने की इतनी जरूरत नहीं है। स्केलेबिलिटी फॉर ऐप होस्टिंग, स्केलेबिलिटी फॉर ऐप जितना मैं चाहूँ उतना यूज करती हूँ, स्केल अप एंड स्केल डाउन कर सकते हैं, वो सेम ही बात है। फॉर एग्जाम्पल गूगल ऐप इंजन, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, एक तो स्पीड अप ऐप डेवलपमेंट, ठीक है, क्योंकि इसमें सारे प्री बिल्ड टूल्स मिल जाते हैं हमें, मतलब कि सारे टूल्स पहले से बने बनाए मिल गए हमें, हमें सिर्फ इजीली जाके डेवलप करना है, जो भी मैं चाहती हूँ, कंटेंट क्रिएट करना चाहती हूँ, उसको टेस्ट करना चाहती हूँ, कोई ऐप बनाना चाहती हूँ, मैं इजीली बना सकती हूँ, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो मुझे पहले प्रोवाइड करा दिया ना क्लाउड ने। अब ये भी सेम ही बात है, स्केलेबल बेस्ड ऑन डिमांड, जितनी मेरी डिमांड होगी उतना मैं उसको स्केल अप कर सकती हूँ, जैसे कि गूगल फोटोज होते हैं, जितना मुझे स्टोरेज यूज करना है मैं उतना उसको यूज कर लूंगी। नो नीड टू मैनेज, हाँ हमें कोई मैनेज करने की जरूरत है ही नहीं है, क्योंकि वो तो मैंने बताया थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स होते हैं जो प्रोवाइड कराते हैं सारी हमारी सर्विसेज को, तो वो खुद हमें सर्विस प्रोवाइड कराएंगे। इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, एक तो लिमिटेड कंट्रोल, हम ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वही सिक्योरिटी रिस्क होंगे क्योंकि शेयर्ड रिसोर्सेज होंगे ना, अलग अलग सब उसी चीज को यूज कर रहे हैं जो क्लाउड प्रोवाइड करा रहा है। अगला है हमारा IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इसमें क्या होता है, हमें वर्चुअल मशीन्स का यूज करके हमें वर्चुअल कंप्यूटिंग रिसोर्सेज मिलते हैं, ठीक है ना, जैसे कि स्टोरेज हो गया, नेटवर्किंग हो गया, ये सब चीजें। अब ये किसके, जो यूजर है ना वो मैनेज कर सकता है OS एंड एप्लीकेशंस को, जो भी हमें क्या प्रोवाइड कराई जा रही हैं, जो हमें क्लाउड सर्विसेज में प्रोवाइड कराई जा रही हैं। लेकिन जो भी उसका हार्डवेयर होगा या फिर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वो तो सिर्फ प्रोवाइडर ही हम क्या कर सकता है, मैनेज कर सकता है, वो हम मैनेज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, उसका OS कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, उसका OS या फिर एप्लीकेशंस जो भी है हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें कुछ जो भी हम चाहें उसी हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं कुछ भी, लेकिन फिजिकली नहीं कर सकते हैं हम। इसमें हमें क्या मिलती है, वर्चुअल मशीन्स मिलती हैं, स्टोरेज मिलती है, नेटवर्किंग होता है, ठीक है, ये फ्लेक्सिबल होता है, काफी स्केलेबल होता है, इतनी बार पढ़ लिया हमने। हम मैनेज कर सकते हैं उसका OS कर सकते हैं, स्टोरेज और एप्लीकेशन, फॉर एग्जाम्पल गूगल कंप्यूट इंजन, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, ये सब है। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, एक तो फुल कंट्रोल होता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पर, वर्चुअल मशीन्स के ऊपर, ठीक है ना। स्केलेबल हमारी डिमांड के ऊपर होता है। पे पर यूज मॉडल, पे पर यूज मॉडल मतलब कि जितना मैं यूज कर रही हूँ मैं उतने के लिए ही पे करूंगी। इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं कि इसमें हमें ना एक्सपर्टाइज चाहिए, क्योंकि हम वर्चुअल मशीन को कंट्रोल कर रहे हैं ना और नेटवर्क को, तो मुझे उसमें एक्सपर्ट होना चाहिए। अगर मैं एक्सपर्ट हूं उस चीज में तो मैं इजीली कर पाऊंगी। सिक्योरिटी वही यूजर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी सिक्योरिटी। मिस मैनेजमेंट कैन लीड रिसोर्स इन इफिशियंसी। अब इनमें डिफरेंसेस क्या होता है, डिफरेंस क्या है इन सब में, ठीक है ना, या आप पढ़ लेना, इतनी बार बता चुकी हूँ। जैसे कि SaaS है, वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को ऑफर करता है,
ठीक है, ये प्लेटफॉर्म देता है हमें एप्लीकेशंस को बनाने का। इसमें मैनेज करा जाता है, टोटली जो मैनेज करता है वो प्रोवाइडर करता है। इसमें प्लेटफॉर्म तो हम मैनेज कर सकते हैं, एप्स हम मैनेज कर सकते हैं, लेकिन बाकी फिजिकल चीज जो प्रोवाइडर है वो ही मैनेज कर सकता है। इसमें क्या होता है, हम अपने ओएस को मैनेज कर सकते हैं, स्टोरेज को, एप्स को, ये सब आप एक बार पढ़ लेना। अगला है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोट्स जरूर डाउनलोड कर लेना आप। अगर आप नोट्स डाउनलोड कर लोगे तो आप बहुत इजीली उनको पढ़ सकते हो। ठीक है ना, फिजिकल कॉपी होगी आपके आपके पास, और आप इजीली उसको मार्क कर सकते हो। आप कहीं जा रहे हो, आप कहीं पे भी गए हो, ट्रैवल कर रहे हो थोड़ा बहुत, क्योंकि एग्जाम्स आ रहे हैं, आपने कहीं इमरजेंसी में आपको किसी फंक्शन में जाना पड़ गया, कुछ भी, आपके पास 5 से 10 मिनट है, तो आप एकदम नोट्स को देख लोगे। तो नोट्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देखो अगर आप फोन से पढ़ रहे हो या किसी भी चीज से, तो आप सोचोगे कि चलो अभी 1 मिनट बाद पढ़ूंगा, 1 मिनट बाद पढ़ूंगी, और फिर नहीं। तो आपके पास फिजिकल कॉपी होना बहुत जरूरी है। तो आप नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए, जो जो मैं बता रही हूँ वो आप मार्क कर लीजिए, बहुत इजी हो जाएगा। सबसे पहले पढ़ते हैं सीरियल कंप्यूटिंग। देखो पैरेलल कंप्यूटिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड से पहले हम पढ़ेंगे सीरियल कंप्यूटिंग। सीरियल कंप्यूटिंग क्या होता है? सीरियल कंप्यूटिंग वो होता है, इसमें जितने भी टास्क है ना, वो पहले एक होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, मतलब सीरीज में होंगे। ठीक है ना, सिक्वेंशियल ऑर्डर में होंगे। अब इसकी प्रॉब्लम क्या थी? एक तो लिमिटेड स्पीड, क्योंकि पहले एक हो रहा है, फिर दूसरा हो रहा है, फिर तीसरा हो रहा है, सारे टास्क धीरे 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 धीरे, ठीक है, परफॉर्म हो रहे हैं, तो वही है। ठीक है ना, तो स्पीड कम थी। इनसफिशिएंट ऑफ लार्ज टास्क, देखो लार्ज टास्क के लिए और कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए बहुत ज्यादा लंबा टाइम लगेगा, क्योंकि पहले फर्स्ट होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, तो इसी वजह से टाइम ज्यादा लग जाएगा। अब हम पढ़ते हैं रिक्वायरमेंट क्या थी पैरेलल कंप्यूटिंग। एक तो मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट्स, के हम क्या कर सके, बहुत सारे प्रोसेसेस को, बहुत सारे टास्क को साथ में एग्जीक्यूट करा सके। ये नहीं कि पहले एक हुआ फिर दूसरा हुआ, जैसे सीरियल में था। ठीक है ना, नहीं, पहले हम साथ में करा लें काफी सारे टास्क को परफॉर्म। सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म, इसमें क्या था कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए सब टास्क के बीच में। ठीक है ना, साथ में जब वो कर रहे हैं, परफॉर्म हो रहे हैं, साथ में प्रोसेस हो रहे हैं, तो वो साथ में कोऑर्डिनेशन के साथ हो। अगला है डिविजिबल टास्क। हम टास्क को क्या कर देंगे, एक बड़े टास्क को छोटे छोटे टास्क में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, जिससे वो इजीली क्या कर सके, रन कर सके, प्रोसेस कर सके। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या है कि डाटा एक्सचेंज जो होगा प्रोसेसिंग यूनिट्स के बीच में, वो इजीली हो जाए। ठीक है ना। अब आया पैरेलल कंप्यूटिंग। पैरेलल कंप्यूटिंग में क्या होता है हमारा, कि हम एक टास्क को छोटे छोटे टास्क में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, और वो साथ में मल्टीपल प्रोसेसेस साथ में रन कर जाएंगे। ठीक है ना, साथ में प्रोसेस हो जाएंगे। तो ये इसका वही था जो हमने देखा था कि हमें रिक्वायरमेंट क्या है, वही हमें चीज मिल रही पैरेलल कंप्यूटिंग में। ठीक है, इसका गोल क्या है, एक तो फास्टर कंप्यूटेशन, इफिशियंसी और स्केलेबिलिटी। अगला हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में क्या होता है कि इसमें ना बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स। वो क्या करेंगे, वो साथ में काम करते हैं और पूरा टास्क कंप्लीट करते हैं। ठीक है ना, किसी भी नेटवर्क के ऊपर अलग अलग इंडिविजुअल कंप्यूटर्स हैं जो साथ में क्या कर रहे हैं, कनेक्टेड है, और साथ में क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है, और वो यूजर को कैसा लग रहा है, यूजर को लग रहा है कि कोई सिंगल कंप्यूटर, ठीक है ना, कोई सिंगल यूनिट क्या कर रही है, काम कर रही है। इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, एक तो नेटवर्क कनेक्टिविटी, एक कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होनी चाहिए नेटवर्क्स के बीच में। ठीक है ना, दूसरा रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वो नोट्स के बीच में अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। जो भी मेरा टास्क है, वो जितना भी पार्ट मुझे अलग अलग कंप्यूटर्स को, इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स को प्रोवाइड कराना है, वो मुझे अच्छे से प्रोवाइड कराना है। दूसरा फॉल्ट टॉलरेंस, मतलब कि अगर कुछ नोट्स हमारी फेल हो जाती हैं, ठीक है ना, कुछ कंप्यूटर्स हमारे फेल हो जाते हैं, तो क्या होगा कि बाकी कंप्यूटर्स अपना काम कंटिन्यू रखेंगे। अगला पढ़ते हैं हम, डिफरेंस बिटवीन पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। ठीक है, एक तो डेफिनेशन वही कि मल्टीपल प्रोसेसर्स क्या करते हैं, सेम टास्क को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स होंगे और डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करेंगे। ठीक है ना, अलग 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 अलग। इसका स्कोप क्या होता है, सिंगल सिस्टम मल्टीपल प्रोसेसर। ठीक है ना, सिंगल सिस्टम होगा, मल्टीपल प्रोसेसर होगा। इसमें मल्टीपल सिस्टम्स होंगे जो आपस में किसके थ्रू कनेक्ट होंगे, नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होंगे। ठीक है,
इसमें जो टास्क है वो छोटे छोटे किस में डिवाइड हो जाएगा, सब टास्क में डिवाइड हो जाएगा पैरेलल कंप्यूटिंग में। और डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या हो जाएगा कि जो ये टास्क होगा वो अलग अलग क्या हो जाएगा, पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स पे, एक सिस्टम में नहीं, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स पे। कम्युनिकेशन, इसमें हाई स्पीड कम्युनिकेशन होती है प्रोसेसेस के बीच में। और इसमें क्या है कि जो भी हमारी कम्युनिकेशन होगा वो नेटवर्क का यूज करके होगी, ठीक है ना। लेकिन ये पैरेलल कंप्यूटिंग से स्लो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का कम्युनिकेशन का सिस्टम। रिसोर्स शेयरिंग, इसमें जितने भी हमारे प्रोसेसर्स होंगे, ठीक है ना, वो क्या करेंगे, सारे रिसोर्सेज जो भी होंगे ना वो सेम रिसोर्सेज को शेयर करेंगे, सेम रिसोर्सेज को यूज करेंगे। लेकिन इसमें जो रिसोर्सेज होंगे वो डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, ठीक है ना, और फिजिकली सेपरेटेड होंगे, क्योंकि अलग है ना, डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं तो डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज होंगे ना, सेपरेट होंगे आपस में फिजिकली। फेलियर हैंडलिंग, अगर एक प्रोसेसर फेल होता है तो सारे ही डिस्टर्ब हो जाएंगे, सारे ही प्रॉब्लम क्रिएट करने शुरू हो जाए कर देंगे। लेकिन अगर इसमें एक भी नोड फेल होती है तो वो इजीली क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, और पूरा हमारा जो भी एंटायर सिस्टम है वो हमारा रन करता रहेगा बिना किसी दूसरे को इफेक्ट करे। सिंक्रोनाइजेशन, मतलब कि इसमें प्रोसेसेस के बीच में स्ट्रॉन्ग सिंक्रोनाइजेशन होती है, मतलब कि कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो है ना इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, ठीक है ना, इसमें इतना ज्यादा अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं है बीच में प्रोसेसिंग के। सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी, ये थोड़ा लेस कॉम्प्लेक्स होता है, ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल कंप्यूटर्स, मल्टीपल सिस्टम्स होते हैं ना कनेक्टेड, वो भी इंटरनेट के थ्रू, नेटवर्क के थ्रू। स्केलेबिलिटी, इसमें ना ज्यादा स्केलेबिलिटी नहीं होती, हम ज्यादा प्रोसेसिंग को यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम ज्यादा प्रोसेसर्स को यूज करेंगे, बहुत ज्यादा को ऐड कर देंगे तो थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा बढ़ जाएगी। ये हाईली स्केलेबल होता है, हम इसमें इजीली क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं नोड्स को नेटवर्क के थ्रू। परफॉर्मेंस, अब क्या है, ये सूटेबल होता है, जो भी टास्क है, ठीक है ना, वो साथ में इजीली सब टास्क में डिवाइड करके इजीली हो सकते हैं। ये उनके लिए सूटेबल होता है जिनको हमें डिवाइड करना है अलग अलग पार्ट्स में, जो उनको हमें बिल्कुल ही सेपरेट करके रन कराना है उनके लिए। अगला हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर, इसमें कौन से हमारे दो होते हैं, एक तो हमारा सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। सॉफ्टवेयर में कौन से होते हैं, हमारे दो होते हैं, एक होता है हमारा लेयर्ड आर्किटेक्चर, एक होता है हमारा डाटा सेंटर्ड। लेयर्ड में क्या होता है, अलग अलग हमारी लेयर्स होती हैं, ठीक है ना, और हर लेयर हमारा अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन को क्या करेगी, स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करेगी, ठीक है ना। हर लेयर का अपना खुद का कोई फंक्शन होता है, स्पेसिफिक फंक्शन होता है, वो अपने ही टास्क को, अपने ही काम को अच्छे से करेगी, ठीक है ना। हर लेयर अलग अलग काम करती है। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंटेशन लेयर, बिजनेस लॉजिक लेयर, डाटा लेयर, ठीक है ना। वेब एप्लीकेशन में आपने पढ़ा होगा। डाटा सेंटर्ड आर्किटेक्चर, इसमें क्या होता है, इसमें जितने भी हमारे कंपोनेंट्स होते हैं वो किसी सेंट्रल डाटा से कनेक्ट होते हैं, ठीक है ना। इसमें कोई एक होगा हमारा सेंट्रल डाटा, वो ही क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा और शेयर करेगा अलग अलग प्रोसेस को और अलग अलग डेटा को, ठीक है। फॉर एग्जांपल डाटाबेस सिस्टम, जिसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं जो एक्सेस कर सकते हैं सेम डाटा को कोई भी एक्सेस कर सकता है। सिस्टम आर्किटेक्चर में क्या होता है, हमारा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, ठीक है ना। क्लाइंट क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा और सर्वर क्या करेगा, उसको रेस्पॉन्स करेगा। ये होता है हमारा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। अगला हमारा पीर टू पीर आर्किटेक्चर। पीर टू पीर आर्किटेक्चर में क्या होता है कि जितनी भी हमारी नोड्स होती हैं, ठीक है, वो ही क्या करेगी, आपस में ही एक दूसरे के साथ ही क्या करेंगी, एक क्लाइंट की तरह बिहेव करेगी और एक क्या करेगी, सर्वर की तरह बिहेव करेगी। इसमें कोई भी हमारा सेंट्रलाइज्ड सर्वर नहीं होता है, इसमें हमारा एक सेंट्रलाइज्ड सर्वर होता था डाटा सेंटर्ड आर्किटेक्चर में, इसमें कोई भी हमारा सेंट्रलाइज्ड सर्वर नहीं होता। डिप्लॉयमेंट मॉडल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, इसमें सबसे पहला हमारा पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड क्या होता है हमारा, कि ये एक हमारा इन्वायरमेंट ऐसा प्रोवाइड कराता है जो हमारा कोई भी पब्लिकली कोई भी एक्सेस कर सकता है, कोई भी यूज कर सकता है, उन रिसोर्सेज को कोई भी यूज कर सकता है, ठीक है। पब्लिकली अवेलेबल होते हैं ये रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, देखो ये यूजर हमारा 1 है, ये यूजर 2 है, ये यूजर 3 है, ठीक है ना। इसको कोई भी सर्विसेज को यूज कर पा रहा है पब्लिकली। इसके एडवांटेजेस, लो कॉस्ट, ठीक है, इजीली अवेलेबल होता है, ज्यादा कॉस्ट नहीं होती, स्केलेबल होता है, ठीक है, इजी टू एक्सेस, कोई भी इजीली एक्सेस कर सकता है। डिसएडवांटेजेस इसका, लेस सिक्योर, क्योंकि हर कोई शेयर्ड रिसोर्सेज है ना, कोई भी रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, तो इसमें क्या है, हमारी
लेस सिक्योर होता है ये। दूसरा, लिमिटेड कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज, ज्यादा कंट्रोल नहीं होता है यूजर का किसके ऊपर, रिसोर्सेज के ऊपर। अगला हमारा प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड में क्या होता है, इसका जो भी हमारा ये क्लाउड होता है, जैसे कि कोई है, कोई इंडिविजुअल है, किसी को क्या है, कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज को यूज करना है, एक्स्ट्रा क्लाउड सर्विसेज को यूज करना है, तो वो क्या करेगा, उस एक्स्ट्रा सर्विसेज के लिए पे करेगा और अपनी अलग से प्राइवेट उसको क्लाउड मिल जाएगा और वो उसकी सर्विसेज को, एक्स्ट्रा सर्विसेज को यूज कर सकता है। प्राइवेट क्लाउड, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और ये हमारा प्राइवेट क्लाउड है और इसको कोई भी सर्विसेज को यूज कर सकता है। इसमें ज्यादा सिक्योरिटी होती है एज कम्पेयर टू पब्लिक क्लाउड, क्योंकि इंडिविजुअल को मिला है ना, उसने पे किया है उसके लिए, ठीक है। हाई सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, ग्रेटर कंट्रोल, ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं हम, क्योंकि वो हमारा क्लाउड है, प्राइवेट क्लाउड है वो। इसके डिसएडवांटेजेस, हाई कॉस्ट, क्योंकि हाँ मैं पे कर रही हूँ ना ज्यादा यूज करने के लिए, प्राइवेटली यूज करने के लिए। दूसरा, लिमिटेड स्केलेबिलिटी, जितने के लिए मैंने पे किया है उतनी मिलेगी मुझे। हाइब्रिड क्लाउड, हाइब्रिड क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है पब्लिक क्लाउड का और प्राइवेट क्लाउड का। क्या कोई भी इंडिविजुअल है, उसे प्राइवेट क्लाउड की भी कुछ सर्विसेज चाहिए और उसको पब्लिक क्लाउड की भी चाहिए, तो उसके लिए क्या इंट्रोड्यूस हुआ, उसके लिए होता है हमारा हाइब्रिड क्लाउड। इसके एडवांटेजेस, कॉस्ट इफेक्टिव, स्केलेबल एंड सिक्योर। और डिसएडवांटेजेस, कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट, डिपेंडेंसी ऑन द नेटवर्क कनेक्टिविटी। एक तो नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, दूसरी चीज ये है कि कॉम्प्लेक्स होता है मैनेज करने के लिए, क्योंकि दोनों चीजें है ना, प्राइवेट भी है और कम्युनिटी क्लाउड। कम्युनिटी क्लाउड क्या होता है, कम्युनिटी क्लाउड में क्या होता है, हमारी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, ठीक है, जिनके लिए हम एक क्लाउड प्रोवाइड करा देते हैं, उसमें अलग अलग हमारी ऑर्गेनाइजेशंस है जो क्या कर सकते हैं, उस क्लाउड की सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन इजीली एक्सेस द कम्युनिटी क्लाउड, या फिर ये उन्हीं के लिए होता है जो उनको सेम रिसोर्सेज का यूज करना है, जिनको सेम कॉमन क्लाउड सर्विसेज यूज करनी है किसी को, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से उन्हें सेम क्लाउड सर्विसेज यूज करनी है, कॉमन क्लाउड सर्विसेज यूज करनी है, तो उनके लिए हम एक बना देंगे कम्युनिटी क्लाउड। इसके एडवांटेजेस होते हैं, कॉस्ट शेयरिंग अमंग यूजर्स, इंप्रूव सिक्योरिटी कंपेयर टू पब्लिक क्लाउड, ठीक है। इसकी डिसएडवांटेजेस हो जाएंगे, लिमिटेड स्केलेबिलिटी और कॉम्प्लेक्स एग्रीमेंट अमंग द मेंबर्स, उनके बीच में कोई प्रॉब्लम ना हो, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है एग्रीमेंट कराने में। अगला टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए बोल रही हूँ कि आप नोट्स डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाइए नोट्स डाउनलोड कर लीजिए, और आपके पास एक फिजिकल कॉपी होगी ना, आप एकदम मार्क करते रहना जो जो मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, और इजी हो जाएगा रिवाइज करना भी। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी का मतलब क्या है कि मैं स्केल कर सकती हूँ अपने रिसोर्सेज को अप एंड डाउन, ठीक है ना, मतलब जितनी मेरी डिमांड है, जितनी मुझे जरूरत है, जितनी कैपेसिटी मैं बढ़ाना चाहती हूँ अपने क्लाउड सर्विसेज की, क्लाउड रिसोर्सेज की, उतनी मैं बढ़ा सकती हूँ, ठीक है ना। जैसे कि कोई स्टोरेज है, कोई स्टोरेज मुझे समझ लो 500 MB है और मुझे वो कम लग रही है, तो मैं पैसे दूंगी 700 MB, और पैसे दूंगी 800 MB, और अगर मेरे पास 500 MB और मुझे वो ज्यादा लग रही है, तो क्या करो, स्केल डाउन कर लो, कम यूज कर लो। स्केलिंग अप मतलब के रिसोर्सेस को इंक्रीज करना जितनी मेरी डिमांड है, और स्केलिंग डाउन मतलब कि अपने जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनकी डिमांड को डिक्रीज करना, ऑप्टिमाइज्ड कॉस्ट के लिए, कॉस्ट के अकॉर्डिंगली जितना मुझे यूज करना है, कम पैसों में उतना कर लूंगी। अगला है हमारा ऑन डिमांड प्रोविजनिंग। ऑन डिमांड प्रोविजनिंग में क्या होता है कि जैसी मेरी डिमांड है, ठीक है ना, जैसी मेरी नीड है, उस हिसाब से मुझे रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, एलोकेट किए जाते हैं और डी एलोकेट कर लिए जाते हैं जब मुझे उसकी नीड नहीं है, ठीक है, वो मेरी डिमांड के ऊपर बेस्ड होता है। इसमें दो तरीके की होती है, वर्टिकल स्केलिंग और हॉरिजॉन्टल। और इसमें मैंने इंपॉर्टेंट और पीवाईक्यू क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराए हैं आपको नोट्स में, सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सब मिल जाएगा आपका। 100% पेपर इन्हीं नोट्स में से आएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी जाके नोट्स को डाउनलोड कीजिए, ठीक है। और ऑफर भी चल रहा है, अगर आप नोट्स खरीदते हैं और आप अपने दोस्त को रेफर करते हैं और उससे अपने नोट्स को खरीदवाते हैं, तो आपको कैशबैक मिलेगा। तो जल्दी जाइए, इस ऑफर का फायदा उठाइए। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।